हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम फरवरी 2024 का जितना भी आरबीआई सर्कुलर्स है उसको बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए जनरली क्या होता है, जो मंथली सर्कुलर्स वाला लेक्चर रहता है उसको हम 2 या फिर 3 पार्ट में अपलोड करते हैं, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि फरवरी मंथ का जितना भी सर्कुलर है उसको हम एक ही पार्ट में कंप्लीट कर लें। अगर ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा तब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके अपलोड करेंगे, लेकिन साथ ही में इसको अपलोड किया जाएगा। मतलब कि अगर एक लेक्चर अपलोड हो जाता है तो उसके 1 आवर और हाफ एन आवर के बाद जो सेकंड वाला पार्ट है वो भी अपलोड हो जाएगा। ओके, तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का या फिर आने वाला जितना भी लेक्चर है उसका पीडीएफ चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाकर के आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही डिटेल वे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आपको कहीं कहीं लगेगा ऐसा कि ये बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो रहा है सर्कुलर से, लेकिन ऐसा नहीं है। हम चीज़ों को डिटेल में देखेंगे फिर उसको कनेक्ट करके सर्कुलर को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला सर्कुलर है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो सर्कुलर 9 फरवरी 2024 का है। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड आईआईबीएक्स के अंदर इंडियन बैंक्स का जो पार्टिसिपेशन है उसके स्कोप को बढ़ा दिया गया है। तो इस सर्कुलर को समझने से पहले आपको दो चीजें अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहला तो ये आईएफएससी क्या है और दूसरा ये इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी कि आईआईबीएक्स क्या है। तो इन दोनों को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस सर्कुलर के ऊपर आएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम आईएफएससी के बारे में बात करें, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, आपको पता होगा कि हमारे देश में बहुत सारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होता है, जो कंपनीज है, जो बिजनेसेस है, उसके लिए जो रूल रेगुलेशन रहता है वो पूरे देश भर के मुकाबले आसान रहता है। वहाँ पे टैक्स में छूट मिलता है, बहुत सारा वहाँ पे छूट मिलता है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर आईएफएससी एक स्पेशलाइज्ड डेजिग्नेटेड एरिया होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर। इसको डेवलप किया जाता है ताकि इस एरिया को ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाया जा सके, जहां पे अलग अलग फाइनेंशियल एंटिटीज आकर के अपना यूनिट सेटअप करे, ब्रांच सेटअप करे, सब्सिडी सेटअप करे और यहां से इस एरिया से पूरे दुनिया भर के लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करे। अब यहाँ पे जो फाइनेंशियल एंटिटी अपना यूनिट, ब्रांच या सब्सिडरी सेटअप करता है तो वो क्या क्या फाइनेंशियल सर्विसेज दुनिया भर के लोगों को प्रोवाइड करता है। कॉर्पोरेट बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट एंड फंड मैनेजमेंट, सिक्योरिटीज का जो ट्रेडिंग होता है, तो ये सब फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए, अभी गिफ्ट आईएफएससी जो कि गुजरात के गांधीनगर में है वो हमारे देश का पहला और एकमात्र इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है भारत के अंदर। तो ये याद रखिएगा, गिफ्ट आईएफएससी जो कि गुजरात के गांधीनगर में है वो हमारे देश का पहला और एकमात्र इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। अब यहाँ पे देखिए, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के अंदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है, जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ से लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे काम करता है, उन सबको रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके लिए एक यूनिफाइड अथॉरिटी है, एक सिंगल अथॉरिटी है जिसका नाम है आईएफएससीए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। इसके द्वारा ही जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट आईएफएससी के अंदर डेवलप किया जाता है, जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ से लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे काम करता है, उन सबको रेगुलेट किया जाता है। और देखिए, जब आईएफएससीए को इस्टेब्लिश नहीं किया गया था, 27 अप्रैल 2020 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जब इसको इस्टेब्लिश नहीं किया गया था तो उससे पहले अगर कोई बैंक है, मान लीजिए उसका आईएफएससी के अंदर कोई ब्रांच है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि क्या होता है यहाँ पे आईएफएससी के अंदर अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना यूनिट, ब्रांच, सब्सिडरी सेटअप करता है और यहाँ से दुनिया भर के लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है। तो पहले क्या होता था, जब आईएफएससी सेटअप इस्टेब्लिश नहीं था, तो अगर कोई बैंक है उसका कोई ब्रांच आईएफएससी के अंदर काम कर रहा है तो उसको आरबीआई रेगुलेट करता था। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पे काम कर रहा है गिफ्ट आईएफएससी के अंदर, तो उसको जो आईआरडीएआई है वो रेगुलेट करता था। तो इस तरीके से अलग अलग चीज के लिए अलग अलग रेगुलेटर था। तो 27 अप्रैल 2020 को आईएफएससीए को एस्टैब्लिश किया गया। ये एक यूनिफाइड अथॉरिटी है जो कि आईएफएससी को रेगुलेट करता है। समझ में आ गया? इसको हम और भी डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए, आपको सर्कुलर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईआईबीएक्स के बारे में, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। अब ये बुलियन एक्सचेंज क्या होता है? देखिए,
जिस प्रकार से स्टॉक एक्सचेंज रहता है, स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, जो शेयर्स है उसका ट्रेडिंग होता है, उसको आप खरीदते हैं बेचते हैं, राइट। तो उसी प्रकार से बुलियन एक्सचेंज होता है। बुलियन एक्सचेंज के ऊपर जो बुलियन रहता है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनियम हो गया, तो उन सब का ट्रेडिंग होता है, उसको खरीदा जाता है, बेचा जाता है। अब यहाँ पे भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज, जिसका नाम क्या है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, IIBX, उसको 29 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया। और इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो जो गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट IFSC है, जो हमारे देश का पहला और एकमात्र IFSC है, गिफ्ट IFSC, वहां पे इसको लॉन्च किया गया। तो भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को 29 जुलाई 2022 को गुजरात के गांधीनगर में जो गिफ्ट IFSC है वहां पे लॉन्च किया गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो IIBX है, इसको इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया गया है, इस तरीके से इसको तैयार किया गया है ताकि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, IIBX के थ्रू आसान तरीके से भारत के अंदर जो बुलियन है, जो गोल्ड है, सिल्वर है, उसका इंपोर्ट किया जा सके, उसको भारत के अंदर लाया जा सके। और ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आसान तरीके से बुलियन ट्रेडिंग होता है, जो बुलियन फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, और ये एक सिक्योर वॉल्टिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है IFSC के अंदर। वॉल्टिंग फैसिलिटीज का क्या मतलब हो गया यहाँ पे, तो जो बुलियन होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, जाहिर सा बात है कि ये तो प्रीशियस मेटल रहता है, तो इसको सिक्योर तरीके से स्टोर करने के लिए एक वॉल्टिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है IFSC के अंदर। तो ये IIBX हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जिस प्रकार से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अलग अलग मेंबरशिप कैटेगरीज होता है, कुछ कुछ क्राइटेरिया रहता है, जिन क्राइटेरिया के ऊपर जो भी फर्म कंपनी खरा उतरता है तो उसको अलग अलग मेंबरशिप कैटेगरी प्रोवाइड किया जाता है और उसका इस्तेमाल करके वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है, ट्रेड को क्लियर और सेटल करने का काम करता है। तो सेम उसी प्रकार से IIBX के अंदर भी अलग अलग मेंबरशिप कैटेगरीज है, तो इसको हम देख लेते हैं। डोंट वरी, ये बिल्कुल रिलेटेड है हमारे सर्कुलर से, इसीलिए हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, ट्रेडिंग मेंबर। ये मेंबरशिप का एक ऐसा कैटेगरी होता है जिसमें कि किसी मेंबर को इंटाइटल किया जाता है कि वो अपने बिहाफ पे और अपने क्लाइंट के बिहाफ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए, ट्रेडिंग मेंबर के द्वारा जो भी अपने बिहाफ पे या अपने क्लाइंट के बिहाफ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसको क्लियर और सेटल ये खुद से नहीं कर सकता है। उसका जो क्लियरेंस और सेटलमेंट रहता है ये उसको किसी क्लियरिंग मेंबर के थ्रू कराना होता है, ठीक है। पहला समझ में आ गया। जो ट्रेडिंग मेंबर होता है वो अपने बिहाफ पे और अपने क्लाइंट के बिहाफ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन इसके द्वारा जो भी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है उसका जो क्लियरेंस और सेटलमेंट रहता है। अब देखिए, बहुत बार हम सुनते हैं क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। तो अगर हम स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर बात करें तो जैसे कि मान लीजिए कोई बायर है जिसको कि शेयर खरीदना है, कोई सेलर है जिसको कि शेयर बेचना है, तो जो क्लियरिंग और सेटलमेंट होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इस बात को इंश्योर किया जाता है कि बायर के पास पैसा है शेयर खरीदने का, जो सेलर है उसके पास शेयर है शेयर बेचने का। अगर दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है तो बायर के पास शेयर पहुंच जाए सेफली, जो सेलर है उसके पास पैसा पहुंच जाए सेफली, तो ये पूरा क्या होता है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट होता है। तो ट्रेडिंग मेंबर अपने बिहाफ पे और अपने क्लाइंट के बिहाफ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन उसके द्वारा जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है उसका क्लियरिंग और सेटलमेंट उसको किसी क्लियरिंग मेंबर के थ्रू कराना होता है, ठीक है। पहला समझ में आ गया। इसके बाद है ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर। जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, ये मेंबरशिप का एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें कि किसी मेंबर को इंटाइटल किया जाता है कि वो अपने बिहाफ पे और अपने क्लाइंट के बिहाफ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट भी कर सकता है और उन ट्रेड को ये क्लियर और सेटल भी कर सकता है। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर। तो ये एक ऐसा मेंबर होता है जो कि अपने और अपने क्लाइंट के बिहाफ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट भी कर सकता है और उन ट्रेड को ये क्लियर और सेटल भी कर सकता है। समझ में आ गया। इसके बाद है ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, TCM। देखिए, ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर भी जो तीसरा वाला हमारे पास कैटेगरी है वो है ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर। तो जो ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर है वो भी ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर के तरह ही अपने और अपने क्लाइंट के बिहाफ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट भी कर सकता है और उसको क्लियर और सेटल भी कर सकता है। यहाँ पे एक एडिशनल चीज ये है कि जो ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर है वो किसी दूसरे
ट्रेडिंग मेंबर के द्वारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है उसके ट्रेड को भी ये क्लियर और सेटल कर सकता है। अगर कोई ट्रेडिंग मेंबर है जिसने कि इस ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर के क्लियरिंग सर्विस को चुना है, तो उसके बिहाफ पे भी, उसके द्वारा भी जो ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है उस ट्रेड को ये क्लियर और सेटल करने का काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है लास्ट एक कैटेगरी है प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। ये क्या है? तो ये एक ऐसा मेंबर होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग मेंबर्स के द्वारा जो ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है उसको ये क्लियर और सेटल करने का काम करता है। इसके अलावा ये और कुछ भी काम नहीं करता है। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर क्या करता है? ये एक ऐसा मेंबर होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग मेंबर के द्वारा जो ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है उसको क्लियर और सेटल करने का काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये मेंबरशिप कैटेगरीज। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर। अब आपको ये सर्कुलर आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, जून 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी इंडियन बैंक का ब्रांच गिफ्ट आईएफएससी के अंदर काम कर रहा है, जैसे कि हमने बात किया कि फाइनेंशियल एंटिटीज, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है वो गिफ्ट आईएफएससी के अंदर अपना यूनिट सेटअप करता है, ब्रांच सेटअप करता है, सब्सिडरी सेटअप करता है, जॉइंट वेंचर सेटअप करता है। तो जून 2022 में आरबीआई ने अलाउ कर दिया था इंडियन बैंक का जो भी ब्रांच गिफ्ट आईएफएससी के अंदर काम कर रहा है उसको, कि वो आईआईबीएक्स के प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर के तौर पे काम कर सकता है। ये आरबीआई ने अलाउ कर दिया था। अब प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, अभी हमने देखा प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेडिंग मेंबर के द्वारा ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है उसको क्लियर और सेटल करने का काम करता है। वैसे ट्रेडिंग मेंबर के द्वारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है उसको वो क्लियर और सेटल करने का काम करता है जिस ट्रेडिंग मेंबर ने उस प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर का क्लियरिंग सर्विस को चुना है। ठीक है, तो यहाँ पे जून 2022 में आरबीआई ने अलाउ कर दिया था। अब अभी क्या फैसला लिया गया है उसको हम समझते हैं। देखिए, अभी यहाँ पे दो फैसला लिया गया है, दोनों को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला फैसला जो लिया गया है, यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है, आरबीआई ने यहाँ पे अब गिफ्ट आईएफएससी के अंदर जो इंडियन बैंक का ब्रांच, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर है उसको अलाउ कर दिया है। अभी तक क्या था कि अभी तक वो बस प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर के तौर पे ही काम कर सकता था, लेकिन अब यहाँ पे आरबीआई ने वैसे ब्रांच, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर को अलाउ कर दिया है कि वो अब आईआईबीएक्स के ट्रेडिंग मेंबर या ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर के तौर पे भी काम कर सकता है। अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर के तौर पे काम कर सकता था, लेकिन अब यहाँ पे आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि वो आईआईबीएक्स के ट्रेडिंग मेंबर या ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर के तौर पे काम कर सकता है। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए। पहला फैसला ये लिया गया है, इसको हम देखेंगे कि जो भी इंडियन बैंक का ब्रांच, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर है वो एज अ टीएम या टीसीएम ऑफ आईआईबीएक्स क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, दूसरा फैसला क्या लिया गया है उसको हम समझते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि भारत के अंदर हर कोई गोल्ड या फिर सिल्वर का इंपोर्ट नहीं कर सकता है। कुछ बैंक है जिसको कि ऑथराइज किया गया है, कुछ एजेंसीज है जिसको कि ऑथराइज किया गया है, सिर्फ वही भारत के अंदर गोल्ड या सिल्वर का इंपोर्ट कर सकता है। हालांकि यहाँ पे एक बात बताना जरूरी है कि जो आईआईबीएक्स है उसके थ्रू हमारे देश के अंदर जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स है वो भी डायरेक्टली अब गोल्ड या सिल्वर का इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फैसला लिया गया उसको समझिए। यहाँ पे बोला गया है कि वैसा इंडियन बैंक जो कि ऑथराइज्ड है गोल्ड या सिल्वर का इंपोर्ट करने के लिए, वो अब आईआईबीएक्स के स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट के तौर पे काम कर सकता है। तो दूसरा फैसला यहाँ पे ये लिया गया है, जो भी बैंक ऑथराइज है गोल्ड या फिर सिल्वर का इंपोर्ट करने के लिए उसको अलाउ कर दिया गया है कि वो अब आईआईबीएक्स के स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट के तौर पे काम कर सकता है। इसका भी क्या मतलब होता है उसको भी अभी हम देखेंगे। तो चलिए, समझ में आ गया आपको कि जो दो फैसला लिया गया आरबीआई के द्वारा वो क्या है। अब हम एक एक फैसला को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो सबसे पहला फैसला लिया गया है कि जो भी इंडियन बैंक का ब्रांच, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर गिफ्ट आईएफएससी के अंदर काम कर रहा है तो वो क्या क्या कर सकता है। गिफ्ट आईएफएससी के अंदर काम कर रहा है तो वो एज अ ट्रेडिंग मेंबर या ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर के तौर पे काम कर सकता है। तो आईआईबीएक्स के ट्रेडिंग मेंबर या ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर के तौर पे कोई टीएम या टीसीएम सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट के बिहाफ पे ही ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो
कोई भी ट्रेडिंग मेंबर या ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट के बिहाफ पे ही ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विदाउट प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, यानी कि वो अपने बेनिफिट के लिए ट्रेडिंग नहीं कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट के बिहाफ पे ही ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। समझ में आ गया? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। इसके बाद जनरल बातें बोला गया है कि जून 2022 का जो आरबीआई का सर्कुलर था उसके पैराग्राफ 5 में जो भी कंडीशंस, जो भी टर्म्स बताया गया है, तो उसका पालन करना होगा टीएम या टीसीएम को। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि 2015 का आरबीआई का जो मास्टर डायरेक्शन है लोन्स एंड एडवांसेस को लेकर के, तो उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है उसका पालन करना पड़ेगा बैंक को। इन सब के अलावा यहाँ पे अगर कोई दूसरा रेगुलेटरी बॉडी है उसके द्वारा कुछ कंडीशन को प्रिस्क्राइब किया गया है, तो यहाँ पे उस कंडीशन को भी बैंक को कंप्लाई करना पड़ेगा अगर वो उसके रूल से रेलिवेंट है। तो ये सब यहाँ पे फैसला लिया गया है। ठीक है, आई होप आपको पहला जो आरबीआई ने डिसीजन लिया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आरबीआई के द्वारा जो दूसरा फैसला लिया गया है उसको हम समझते हैं। तो आरबीआई ने क्या बोला था कि जो भी ऑथराइज बैंक्स है जो कि गोल्ड या सिल्वर का इंपोर्ट कर सकते हैं, वो अब आईआईबीएक्स के स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट के तौर पे भी काम कर सकता है। देखिए, अभी जो एग्जिस्टिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वैसा बैंक जो गोल्ड या सिल्वर को इंपोर्ट कर सकता है उसको एनुअल इंपोर्ट ऑथराइजेशन ग्रांट करता है। अब यहाँ पे वैसे बैंक अभी भारत के अंदर कंसाइनमेंट मॉडल के हिसाब से जो गोल्ड या सिल्वर है उसका इंपोर्ट कर सकता है। कंसाइनमेंट मॉडल में बेसिकली होता क्या है कि जो सेलर रहता है, जो सप्लायर रहता है गुड्स का, उसके पास गुड्स का ओनरशिप तब तक रहता है जब तक कि जो बायर है उसके द्वारा एंड यूजर को गुड्स सेल नहीं कर दिया गया हो। तो यहाँ पे जो भी बैंक्स है जिसको कि आरबीआई ने एनुअल इंपोर्ट ऑथराइजेशन ग्रांट किया हुआ है, तो वो भारत के अंदर कंसाइनमेंट मॉडल के आधार पे जो गोल्ड है, जो सिल्वर है, उसका इंपोर्ट कर सकता है। अब इसके अलावा यहाँ पे वो आईआईबीएक्स के स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट के तौर पे भी काम कर सकता है गोल्ड या सिल्वर का इंपोर्ट करने के लिए, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। अब स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट के तौर पे वो सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट के बिहाफ पे बाय ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट के तौर पे वो सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट के बिहाफ पे जो बाय ट्रेड्स है उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी कि वो आईआईबीएक्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट के बिहाफ पे गोल्ड को परचेज कर सकता है, उसको सेल नहीं कर सकता है। तो ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके बाद फिर से जनरल बातें बोला गया है कि 2015 का जो आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन है लोन्स एंड एडवांसेस को लेकर के, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस है वो बैंक को मानना पड़ेगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोला गया है कि जो स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट है वो एक आईएफएससी बैंकिंग यूनिट को अपॉइंट करेगा जो कि उस स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट के बिहाफ पे क्लियरिंग मेंबर के तौर पे काम करेगा। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट है वो एक आईएफएससी बैंकिंग यूनिट को अपॉइंट करेगा जो कि उसके बिहाफ पे क्लियरिंग मेंबर के तौर पे काम करेगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे जनरल बातें बोला गया है कि अगर किसी दूसरे रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा कोई रूल रेगुलेशन प्रिस्क्राइब किया गया है तो उसको भी बैंक को पालन करना पड़ेगा अगर वो उसके रोल से रेलेवेंट है तो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन टू आरबीआई। अगर कोई इंडियन बैंक का ब्रांच, सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर गिफ्ट आईएफएससी के अंदर है और वो एज अ ट्रेडिंग मेंबर या ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर के तौर पे काम करना चाहता है, तो यहाँ पे पहले उसका जो पेरेंट बैंक होगा, लेट्स से कि एसबीआई का कोई ब्रांच है, सब्सिडरी है या जॉइंट वेंचर है गिफ्ट आईएफएससी के अंदर, और वो एज अ ट्रेडिंग मेंबर या ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर के तौर पे काम करना चाहता है, तो पहले एसबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, एनओसी लेना होगा। उसके बाद ही जो ब्रांच, सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर है उसका गिफ्ट आईएफएससी के अंदर वो एज अ ट्रेडिंग मेंबर या ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर के तौर पे काम कर सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो भी एलिजिबल बैंक है उसको अपने बोर्ड से प्रायर अप्रूवल लेना होगा। इसके बाद वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन है उसको एप्लीकेशन सबमिट करेगा, और इसके द्वारा जो एप्लीकेशन सबमिट किया जाएगा उसमें दो बातें मेंशन होगा। सबसे पहला तो इसका पूरा बिजनेस प्लान क्या है एज अ ट्रेडिंग मेंबर, और ये जो ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर के तौर पे काम करना चाहता है तो पूरा उसका बिजनेस प्लान क्या है। देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग मेंबर का क्या मतलब है कि वो सिर्फ ट्रेड को एग्जीक्यूट करेगा, और ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर का क्या मतलब है कि वो ट्रेड को एग्जीक्यूट भी करेगा और वो
उसको क्लियर और सेटल करने का भी काम करेगा। तो जो भी इंडियन बैंक का ब्रांच, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, गिफ्ट आईएफएससी के अंदर है, वो एज अ ट्रेडिंग मेंबर काम कर सकता है, सिर्फ ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता है, या फिर वो एज अ ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर के तौर पे काम कर सकता है। ट्रेड को एग्जीक्यूट भी कर सकता है, उसको क्लियर और सेटल भी कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट के बिहाफ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता है। इस बात को मत भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो भी एलिजिबल बैंक है वो अपने बोर्ड के प्रायर अप्रूवल के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन को एप्लीकेशन सबमिट करेगा, और इसके एप्लीकेशन में दो चीजें मेंशन होना चाहिए, दो चीजों के डिटेल्स के साथ ही एप्लीकेशन सबमिट करेगा। सबसे पहला तो है कि इसका पूरा प्लान क्या है, ये जो एज अ टीएम या टीसीएम के तौर पे काम करना चाहता है, तो इसका पूरा प्लान क्या है, और एज अ टीएम या टीसीएम के तौर पे काम करने के दौरान जो रिस्क अराइज होगा उसको वो किस तरीके से असेस करेगा, उसको मॉनिटर करेगा। इसके लिए इसके पास क्या रिस्क मैनेजमेंट आर्किटेक्चर है, क्या रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, उसके बारे में इसको बताना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, अगर कोई बैंक है, ठीक है, और उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी ले लिया है अपने किसी ब्रांच के लिए जो कि गिफ्ट आईएफएससी के अंदर काम कर रहा है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसने आरबीआई से ले लिया है कि उसका जो ब्रांच है वो अब एज अ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर के तौर पे काम करेगा, तो इस केस में वैसे बैंक को दोबारा से टीएम या टीसीएम का स्टेटस पाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सेपरेट अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे बोला गया है। हालांकि अगर कोई ब्रांच है गिफ्ट आईएफएससी के अंदर है वो, और वो एज अ टीएम या टीसीएम के तौर पे काम करना चाहता है, उसके बैंक ने, जो पेरेंट बैंक है, उसने पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एनओसी ले लिया है, तो इस केस में उस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन को बताना पड़ेगा, बस उसको प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पे वैसा बैंक जिसको कि ऑथराइज किया गया है गोल्ड या सिल्वर का इंपोर्ट करने के लिए, वो बैंक अब एज अ स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट एससीसी के तौर पे काम कर सकता है। हालांकि स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट के तौर पे काम करने से पहले उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन को इंटीमेशन भेजना पड़ेगा, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और देखिए, अगर कोई बैंक है जो कि आईएबीएक्स के टीएम के तौर पे काम कर रहा है, या टीसीएम के तौर पे काम कर रहा है, या एससीसी के तौर पे काम कर रहा है, और वो जो काम कर रहा है उसके स्कोप में किसी प्रकार का बदलाव होने वाला है, वो जो जो एक्टिविटीज कर रहा है उसमें किसी प्रकार का बदलाव होने वाला है, वो एक्सपेंड होने वाला है, तो इन सब केस में उसको पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन से एडिशनल अप्रूवल लेना पड़ेगा। इस बात को भी यहाँ पे क्लेरिफाई किया गया है, ठीक है। इन सब के अलावा देखिए, यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस के बारे में हमने बात किया, मेनली तो दो इंस्ट्रक्शन था, समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहला क्या था कि जो भी गिफ्ट आईएफएससी के अंदर इंडियन बैंक का ब्रांच, सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर काम कर रहा है, उसको अलाउ कर दिया गया है कि वो अब टीएम या टीसीएम के तौर पे काम कर सकता है। हालांकि टीएम या टीसीएम के तौर पे वो सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट के बिहाफ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता है, अपने बिहाफ पे वो ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है आईआईबीएक्स के ऊपर, ठीक है। और दूसरा फैसला क्या लिया गया था कि जो ऑथराइज बैंक्स है गोल्ड या सिल्वर का इंपोर्ट करने के लिए, वो आईआईबीएक्स के स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट के तौर पे काम कर सकता है, और स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट के तौर पे वो सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट के बिहाफ पे बाय ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता है आईआईबीएक्स के ऊपर। ये दोनों फैसला लिया गया था। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस के बारे में हमने बात किया है, वो इंस्ट्रक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो पावर दिया गया है उसके तहत इशू किया गया है। और देखिए, अगर किसी भी बैंक के द्वारा जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन किया जाता है, तो इस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पूरा पावर है कि वो कुछ भी फैसला, मतलब वो एक्शन ले सकता है इसके अगेंस्ट में। उसके द्वारा जो अप्रूवल ग्रांट किया गया है उसको वो रिवोक कर सकता है, या फिर वो किसी प्रकार का एडिशनल कंडीशन उस बैंक के ऊपर इम्पोज कर सकता है। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आगे देखिए, अगर हम, तो ये जो प्रोविजंस है ये कब से एप्लीकेबल होगा, तो जिस डेट को इस सर्कुलर को इशू किया गया है, कब इशू किया गया था, 9 फरवरी 2024, तो उस डेट से ये जो सर्कुलर है ये प्रभावी हो जाएगा। और एप्लीकेबिलिटी का अगर हम बात करें, तो जितना भी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स है अदर देन रीजनल रूरल बैंक्स को छोड़ करके जो भी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स है उसके ऊपर ये जो सर्कुलर है ये एप्लीकेबल होगा। आई होप आपको सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने का जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे सर्कुलर को देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर भी 9 फरवरी 2024 का है। प्राइवेट सेक्टर बैंकों के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का जो फिक्स्ड रेम्यूनरेशन है, इसका जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले ये 20 लाख पर एनम था, अभी इसको बढ़ा करके 30 लाख रुपीस पर एनम कर दिया गया है। तो इसको समझने से पहले आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होता कौन है। देखिए, एक तो होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में, तो इसको कंपनी के द्वारा होल टाइम बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है। ये कंपनी का जो डे टू डे ऑपरेशंस रहता है उसमें इन्वॉल्व रहता है, कंपनी का जो रोज का काम रहता है उसमें ये इन्वॉल्व रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में, तो ये कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं रहता है। ये कंपनी का जो प्लानिंग होता है, जो पॉलिसी मेकिंग होता है, उसमें ये इन्वॉल्व रहता है। और ये क्या करता है, तो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जो परफॉर्मेंस होता है उसको देखने का काम करता है। जो मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस होता है उसको ये देखने का काम करता है। समझ में आ गया? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं रहता है। ये यूजुअली कंपनी का जो प्लानिंग होता है, पॉलिसी मेकिंग होता है, उसमें इन्वॉल्व रहता है। तो यहाँ पे अप्रैल 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर आया था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंक्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज ऑफ द बोर्ड। तो इसके हिसाब से जो भी बैंक्स है, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सिटिंग फीस देने के अलावा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के द्वारा जो बोर्ड का मीटिंग अटेंड किया जाता है, तो पर मीटिंग के हिसाब से, जो कमिटीज का मीटिंग अटेंड किया जाता है, तो उस मीटिंग के हिसाब से सिटिंग फीस दे सकता है। तो बैंक्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सिटिंग फीस देने के अलावा उसको फिक्स्ड रेम्यूनरेशन भी दे सकता है, जो फिक्स्ड पेमेंट है वो भी उसको दे सकता है। हालांकि बैंक के द्वारा जो उसको फिक्स्ड रेम्यूनरेशन दिया जाएगा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, वो बहुत सारी चीज़ों के साथ कमेंसरेट करना चाहिए, यानी कि बहुत सारी चीज़ों की ये प्रपोर्शन में होना चाहिए। सबसे पहला क्या है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो इंडिविजुअल डायरेक्टर है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उसके प्रपोर्शन में ये होना चाहिए। और उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में उस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जो टाइम लग रहा है उसके प्रपोर्शन में जो फिक्स्ड रेम्यूनरेशन है वो होना चाहिए। इन सब के अलावा जो फिक्स्ड रेम्यूनरेशन होगा वो सफिशिएंट होना चाहिए ताकि ये क्वालिफाइड कम्पिटेंट इंडिविजुअल को अट्रैक्ट कर सके। कोई क्वालिफाइड केपेबल इंडिविजुअल है जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट पे अच्छे से काम कर सकता है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए ये जो सैलरी है वो सफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा हो। तो इस बात को इंश्योर करने के लिए कहा गया था। अप्रैल 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सर्कुलर आया था उसमें ये सारा बात कहा गया था। हालांकि यहाँ पे एक और बात को मेंशन किया गया था कि बोर्ड का जो चेयर होता है, बोर्ड का जो चेयरमैन होता है, उसको छोड़ करके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए जो फिक्स्ड रेम्यूनरेशन रहेगा वो 20 लाख पर एनम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात को भी मेंशन किया गया था। यानी कि अगर कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो वो एक साल में मैक्सिमम 20 लाख रुपया ही फिक्स्ड रेम्यूनरेशन के तौर पे रिसीव कर सकता है, इससे ज़्यादा वो रिसीव नहीं कर सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया था। अब यहाँ पे क्या फैसला लिया गया है उसको हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या फैसला लिया गया है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जो महत्वपूर्ण रोल है बोर्ड के फंक्शनिंग में, इसके कमिटीज़ के फंक्शनिंग में, उसको ध्यान में रखते हुए, और जो क्वालिफाइड कम्पिटेंट इंडिविजुअल है, जो क्वालिफाइड केपेबल इंडिविजुअल है, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का काम बेहतरीन तरीके से कर सकता है, उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे जो फिक्स्ड रेम्यूनरेशन का सीलिंग है उसको आरबीआई ने बढ़ा दिया है। पहले ये 20 लाख रुपीस पर एनम था, अभी इसको बढ़ा करके 30 लाख रुपीस पर एनम कर दिया गया है। यानी कि एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक साल के अंदर मैक्सिमम फिक्स्ड रेम्यूनरेशन के तौर पे 30 लाख रुपए रिसीव कर सकता है किसी बैंक से। आई होप समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे बैंकों को बोला गया था कि बैंक के पास एक सुटेबल क्राइटेरिया होना चाहिए, जिस क्राइटेरिया के आधार पे वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए फिक्स्ड रेम्यूनरेशन तय करे। और जब भी बैंक जो एग्जिस्टिंग रेम्यूनरेशन है उसको रिव्यू कर रहा है, उसमें चेंज करने वाला है उस क्राइटेरिया के आधार पे, तो बैंक को ये इंश्योर करना होगा कि वो जो क्राइटेरिया है वो बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है। और देखिए यहाँ पे हमने क्या बात किया कि 30 लाख रुपीस पर एनम क्या है, मैक्सिमम लिमिट है। इस लिमिट से ज़्यादा जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अदर देन चेयर, यानी कि चेयरमैन को छोड़ करके,
वो इससे ज़्यादा उसका फिक्स्ड रेम्यूनरेशन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैक्सिमम लिमिट है। यहाँ पे जो बैंक का बोर्ड है वो इस लिमिट से नीचे लोअर अमाउंट भी तय कर सकता है एज अ फिक्स्ड रेम्यूनरेशन, ठीक है। ये निर्भर करेगा कि बैंक का साइज क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एक्सपीरियंस क्या है, और भी जो दूसरा रिलेवेंट फैक्टर है उसके हिसाब से ये तय करेगा, ठीक है। बस यहाँ पे ये बात बता दिया गया है कि जो मैक्सिमम लिमिट है उसके अंदर में ये हो सकता है, उससे कम ये हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंकों को एक चीज इंश्योर करने के लिए कहा गया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 10B सबसेक्शन 1A क्लॉज I और 35B के तहत प्राइवेट सेक्टर बैंकों को यहाँ पे बोला गया है कि वो रेगुलेटरी अप्रूवल ऑब्टेन करेगा किसी भी पार्ट टाइम चेयरमैन को उसका जो रेम्यूनरेशन होगा उसके रिगार्डिंग में, ठीक है। इन सब के अलावा देखिए यहाँ पे बैंकों के लिए अनिवार्य है कि बैंक डायरेक्टर्स को कितना रेम्यूनरेशन पे कर रहा है इसके बारे में इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कम से कम इसको एक बार साल में डिस्क्लोज करना पड़ेगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी और कमेंसमेंट के बारे में बोला जा रहा है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस के बारे में हमने बात किया वो इंस्ट्रक्शंस जितना भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, जैसे कि पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि प्राइवेट सेक्टर बैंकों के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जो फिक्स्ड रेम्यूनरेशन है उसके सीलिंग को बढ़ा दिया गया है। पहले ये 20 लाख रुपीस पर एनम था, अभी इसको बढ़ा करके 30 लाख रुपीस पर एनम कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो प्राइवेट सेक्टर बैंकों के ऊपर एप्लीकेबल होगा, इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, साथ ही में फॉरेन बैंक्स का जो होली ओन्ड सब्सिडरीज है उसके ऊपर भी ये इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेबल होगा। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स का जो होली ओन्ड सब्सिडरीज है उसके ऊपर ये इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेबल होगा, और ये इंस्ट्रक्शंस तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गया है। इन सब के अलावा यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35B के तहत जो पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है। इन सब के अलावा यहाँ पे एक और चीज बोला जा रहा है कि 1 जून 2015 का RBI का जो गाइडलाइंस था कंपनसेशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस था उसको अब रिपील्ड माना जाएगा, उसको अब कैंसल्ड माना जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये भी सर्कुलर। आगे बढ़े, तीसरे सर्कुलर को देखें। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये सर्कुलर 15 फरवरी 2024 का है। आपको पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब भी किसी बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकेंड स्केड्यूल में शामिल कर देता है तो वो बैंक स्केड्यूल बैंक कहलाने लगता है। अब ऐसा नहीं है कि आरबीआई हर बैंक को इस सेकेंड स्केड्यूल में शामिल कर देता है, जो सेकेंड स्केड्यूल का लिस्ट है उसमें शामिल कर देता है। यहाँ पे कुछ कुछ क्राइटेरिया है जिसके बारे में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 42 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए में मेंशन है, ठीक है। तो इन क्राइटेरिया के ऊपर जब कोई बैंक खरा उतरता है तभी उसको आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड स्केड्यूल में शामिल कर देता है। जिन बैंकों को इस स्केड्यूल के अंदर शामिल नहीं किया जाता है, जो बैंक इस स्केड्यूल के अंदर नहीं आता है, वो नॉन स्केड्यूल बैंक्स कहलाता है। अब देखिए सर्कुलर के ऊपर जाने से पहले एक बात समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि कोई अगर बैंक है उसको आरबीआई ने स्केड्यूल बैंक घोषित कर दिया, उसको स्केड्यूल बैंक की लिस्ट में शामिल कर दिया, तो ऐसा क्यों बोला जाता है, इसको बहुत अच्छा क्यों माना जाता है, क्यों उसको इतना बढ़ा के दिखाया जाता है। तो देखिए इसके पीछे रीजन क्या है। कभी भी अगर किसी बैंक को स्केड्यूल बैंक का दर्जा दे दिया जाता है तो उसको मेनली 2 बेनिफिट मिलता है। अब सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि वो बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बैंक रेट के ऊपर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, बैंक रेट बोल रही हूँ। एक तो होता है आपका रेपो रेट, जब कोई बैंक आरबीआई से रेपो रेट के ऊपर लोन लेता है तो बैंक को आरबीआई को कोलेटरल देना पड़ता है, लेकिन जब कोई बैंक रेट के ऊपर आरबीआई से लोन लेता है तो उसको कोलेटरल नहीं देना पड़ता है। तो अगर किसी बैंक को स्केड्यूल बैंक घोषित कर दिया जाता है तो यहाँ पे वो एलिजिबल हो जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बैंक रेट के ऊपर लोन लेने के लिए। सबसे पहला बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि वो ऑटोमेटिकली क्लियरिंग हाउस का मेंबर हो जाता है। देखिए क्लियरिंग हाउस बेसिकली बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। क्लियरिंग हाउस बेसिकली एक ऐसा एंटिटी होता है जो कि क्या करता है, बैंकों के बीच में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उसको ये सेटल करने का काम करता है। तो जब भी किसी बैंक को किसी क्लियरिंग हाउस का मेंबर बना दिया जाता है तो बेसिकली उस बैंक के पास एक सेंट्रलाइज सिस्टम तक एक्सेस
हो जाता है उस बैंक का, जहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि एक बैंक का कोई कस्टमर है और उसने दूसरे बैंक के कस्टमर को चेक दिया है, या फिर एक बैंक का कोई कस्टमर है, उसने दूसरे बैंक के कस्टमर को इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किया है, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों बैंकों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसको सेटल कौन करता है? क्लियरिंग हाउस उसको सेटल करता है। तो जब भी किसी बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया जाता है, तो सबसे पहला बेनिफिट तो वो है कि वो एलिजिबल हो जाता है आरबीआई से बैंक रेट के ऊपर लोन्स लेने के लिए, और दूसरा ये है कि वो ऑटोमेटिकली क्लियरिंग हाउस का उसके पास मेंबरशिप आ जाता है, वो क्लियरिंग हाउस का मेंबर हो जाता है। समझ में आ गया? अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर कि इस सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है। तो देखिए, पुणे महाराष्ट्र बेस्ड एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, रूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को आरबीआई एक्ट 1934 के स्केड्यूल बैंक्स का जो लिस्ट है उससे इसको बाहर कर दिया है, उससे इसको हटा दिया है। बस इस सर्कुलर में यही बोला जा रहा है। रूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है, जो कि बेसिकली एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, पुणे महाराष्ट्र बेस्ड, तो इसको आरबीआई ने आरबीआई एक्ट 1934 के स्केड्यूल बैंक्स का जो लिस्ट है उससे बाहर कर दिया है। और यहाँ पे देखिए, ये जो न्यूज़ है वो सभी बैंकों के लिए, जितने भी बैंक्स हैं सभी को इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी में ऑल बैंक्स लिखा गया है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ दिनों पहले मैं क्या बोलूं, अगस्त 2022 में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो पुणे का रूपी कोऑपरेटिव बैंक है उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग अभी ये फैसला लिया गया है। रूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो कि बेसिकली एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है पुणे महाराष्ट्र बेस्ड, तो उसको आरबीआई ने आरबीआई एक्ट 1934 के स्केड्यूल बैंक्स के लिस्ट से बाहर कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी सा सर्कुलर था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे सर्कुलर को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास जो सर्कुलर है ये इजी है, और ये पहले हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं, इसी मतलब रिलेटेड सर्कुलर। देखिए, यहाँ पे ये सर्कुलर 20 फरवरी 2024 का है। असम के अंदर एक नए जिले को फॉर्म किया गया है। तो इस नए जिले के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी बैंक को लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा है, तो उसी को लेकर के ये पर्टिकुलर सर्कुलर है। अब जिन लोगों को नहीं पता है, बहुत बार हम अपने लेक्चर में ये डिस्कस भी कर चुके हैं, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए इस सर्कुलर को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लीड बैंक होता क्या है, ये लीड बैंक स्कीम क्या है, जिसके तहत आरबीआई अलग अलग जिले में लीड बैंक को अपॉइंट करता है और उसको लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपता है। देखिए, 1969 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लीड बैंक स्कीम को भारत के अंदर लॉन्च किया गया था, इस उद्देश्य के साथ कि भारत के अंदर जो ग्रामीण और सेमी अर्बन एरियाज है, जो ग्रामीण और अर्ध शहरी एरियाज है, वहां पे लोगों को जो बैंकिंग सर्विसेज मिल रहा है उसके क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। वहां पे लोगों को जो क्रेडिट फैसिलिटी मिल रहा है, जो लोगों को लोन मिल रहा है, जिस तरीके से मिल रहा है, उस पूरे तरीके को, उस पूरे क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए 1969 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लीड बैंक स्कीम को लॉन्च किया गया था। अब देखिए, इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत होता क्या है? तो इस स्कीम के तहत भारत के अंदर जितना भी जिला है, हर जिले के अंदर एक पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक को लीड बैंक के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। मान लीजिए कि एक जिला है, उस जिला के अंदर लेट्स से कि बैंक ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा ब्रांच है, तो उस जिला के अंदर बैंक ऑफ इंडिया को एज ए लीड बैंक घोषित कर दिया जाता है। तो इस स्कीम के तहत जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक को लीड बैंक के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। अब लीड बैंक के तौर पे ये करता क्या है? तो जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, लीड बैंक के तौर पे ये लीडर की तरह काम करता है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी दूसरा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा जो भी प्रयास किया जाता है कि एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज, दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्रेडिट फ्लो को बढ़ाया जाए, तो उन सभी प्रयासों को ये कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, उन सभी प्रयासों को ये देखने का काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लीड बैंक स्कीम है क्या। लीड बैंक स्कीम के तहत हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक को लीड बैंक के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। वो लीड बैंक उस जिला के अंदर लीडर के तौर पे काम करता है, दूसरे क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को वो कोऑर्डिनेट और उसको मॉनिटर करने का काम करता है। समझ में आ गया? अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर। अब आपको सर्कुलर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है
गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा यानी कि असम सरकार के द्वारा असम के अंदर एक नए जिले को फॉर्म किया गया है जिसका नाम है होजाई। ठीक है, तो यहाँ पे इस नए जिले के लिए आरबीआई ने एक बैंक को लीड बैंक के तौर पे अपॉइंट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, होजाई, और लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको सौंपा गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया है। और यहाँ पे रिपोर्टिंग पर्पस के लिए डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कोड भी अलाउड किया गया है। तो जो न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट है वो होजाई है। तो होजाई के अंदर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो एज अ लीड बैंक के तौर पे काम करेगा। होजाई के लिए लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सौंपा गया है। समझ में आ गया? इसके अलावा देखिए असम के अंदर जो दूसरा जिला है उसके अंदर जो लीड बैंक्स है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला भी सर्कुलर। आगे बढ़े दूसरे सर्कुलर को देखें।